नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, आस्था के साथ मैं राजेंद्र देव। सुप्रभात, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं। बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। खबर अलग, नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए गंगा सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं उन 3 खबरों की जिन पर दिन भर हलचल रहेगी। पहली खबर भाजपा से जुड़ी हुई है। आज यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक बैठक होने वाली है, जिसमें महामंथन के बाद बड़ी रणनीति तय होगी। जी हां, और वहीं दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की है, जो अपनी विजय यात्रा के साथ चौथे चरण में है और पूर्वांचल के जिलों का दौरा करते हुए आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवाद से जुड़ी हुई है। बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के खतरे के बीच स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद आज सभी स्कूल कॉलेज पहले की तरह खोले जाने हैं। नए निर्देश गौतम बुद्ध नगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना आवश्यक है कि कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास अलवाई ने 21 नवंबर तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के निर्देश दिए थे और साथ साथ प्रदूषण को काबू करने के लिए कई और जरूरी निर्देश भी जारी किए गए थे। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश के अलावा फैक्ट्री, डीजल जनरेटर और ट्रकों के आवागमन को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर दिल्ली की सीमा में ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक के लिए रोक के निर्देश है। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेशों को छोड़कर बाकी चीजों पर रोक पूर्व निर्देशों के मुताबिक ही रहेगी। स्कूल कॉलेज को लेकर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने क्या आदेश जारी किए थे, आइए आपको दिखाते हैं। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को देखते हुए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी निर्देश दिया गया है। उसके क्रम में जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल हो, कॉलेज हो, समस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अग्रिम आदेश तक बंद किया जाता है। ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, ऑनलाइन से जो शिक्षण देने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। चलिए और ताज़ा स्थिति जान लेते हैं इस वक्त की क्या है। बलराम पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, अभी हम नोएडा के जिलाधिकारी सुहास अलवाई की बात को दिखा रहे थे। इसमें वो कह रहे थे कि प्रदूषण की वजह से निर्णय लिया गया है। इसके बाद ताज़ा स्थिति क्या है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब नया आदेश क्या जारी किया है और स्थिति रहेगी क्या असल में? बिल्कुल राजेंद्र, कल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी ने बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण की स्थिति है, उसको कंट्रोल करने के लिए तत्काल अहम कदम उठाए जाएं और इसी कदम उठाने की कड़ी में 10 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से 21 नवंबर तक बंद रहेंगे। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये निर्णय दिया था कि जो भी एनसीआर से जुड़े हुए जिले हैं वहां पर शिक्षण संस्थान 21 नवंबर तक बंद रहेंगे। और उसी कड़ी में नोएडा के जिला अधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को ये आदेश दिया था कि 21 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने आदेश को वापस ले लिया और कहा कि जैसे पहले सामान्य रूप से शिक्षण संस्थान खुल रहे थे उसी तरह से खुलेंगे। और उसके बाद फिर आदेश जारी हुआ और आज सुबह जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो खुले हुए हैं। हम इस वक्त एक निजी स्कूल के बाहर मौजूद हैं राजेंद्र जी, और आप देख सकते हैं कि स्कूल खुला हुआ है, जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ अभिभावकों ने इस आदेश को देखा है, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा है। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने आदेश नहीं देखा, इसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो
देर रात तक ये आदेशों का सिलसिला चला है, उसकी वजह से आज सभी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि कई अभिभावकों ने आदेश को पढ़ा है, कई अभिभावकों ने आदेश को नहीं पढ़ा है। इसीलिए उन आदेशों का पूरी तरह से पालन अगर कहा जाए तो नहीं हो पाया है। लेकिन आज क्या स्थिति होती है प्रदूषण को देखते हुए, क्या नए आदेश आते हैं या जो आदेश देर रात जारी किए गए थे उन्हीं आदेशों का पालन शिक्षण संस्थानों को करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति है उससे बच्चों को बेहद खतरा है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो बुजुर्ग हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर घरों में रहें, क्योंकि हवा बेहद दूषित है, बेहद खराब स्थिति में है। ऐसे में घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लगातार बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में अगर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकता है, और यही वजह है और कि फिलहाल स्कूल आयोग कॉलेज खोलने का निर्णय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया है। हालांकि नोएडा के डीएम ने 21 नवंबर तक इनको भी बंद रखने के आदेश दिए थे। शुक्रिया बलराम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उधर आज दिल्ली में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है, और इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई मुद्दों पर संगठन और चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों के साथ रणनीति तय करेंगे। जी हाँ, दिल्ली में होने वाले भाजपा की इस महाबैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, ये सभी लोग आज के इस महामंथन में शामिल रहेंगे। जाहिर सी बात है, लक्ष्य चुनाव ही है। तो यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उसमें आज एक बड़ी बैठक भाजपा की दिल्ली के अंदर होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगे। इस दौरान संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों और जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके साथ ये मीटिंग होने जा रही है, उन्हीं से चर्चा होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार प्रसार अभियान किस तरह किया जाएगा उस पर भी मंथन करेंगे। बैठक में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद होंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे, स्वतंत्र देव सिंह। उन सब के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और चुनावी अभियान को अब किस तरह धार देनी है, किस रूप में अब चुनाव प्रचार की आगे रूपरेखा जो है बनाई जाएगी, उस सब को लेकर मंथन होगा। तो कुल मिलाकर इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तय होगी। ये महत्वपूर्ण बैठक आज जेपी नड्डा कर रहे हैं सभी पदाधिकारियों के साथ, संगठन से जुड़े हुए जिनके पास जिम्मेदारी है। यूपी में अलग अलग भूमिका उनकी रहने वाली है और उनके साथ आज चर्चा होगी। बैठक में यूपी चुनाव प्रभारी भी रहेंगे, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक दिल्ली में होगी और बड़ी बैठक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर शुरू हुए कैंपेन के मद्देनजर। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, सभी राज्य स्तर के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए कौन कौन से चेहरे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर के भी बड़े नेता और राज्य स्तर के भी बड़े पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर आज लखनऊ वापस लौटेंगे। बुधवार की देर शाम अखिलेश यादव का विजय रथ उनके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचा था। करीब 5 घंटे देरी से पहुंचने के बावजूद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और विजय रथ यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत अखिलेश यादव ने गाजीपुर से की थी। पहली बार रथ यात्रा पर सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर और हाल ही में सपा में शामिल हुए मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी भी नजर आए। गाजीपुर और मऊ में कई जगहों पर सभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव मऊ से आजमगढ़ पहुंचे थे। कई घंटे की देरी के बावजूद भी आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। आजमगढ़ के बाद आज विजय रथ यात्रा वापस लखनऊ पहुंचेगी। उत्साह चरम पर था कल। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अपने नेता को अपने बीच में देखकर, ये देखिए आप तस्वीरें कल की। गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ के बाद आज लखनऊ लौटेंगे अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर।
चौथे चरण में पूर्वांचल के जिलों का उन्होंने दौरा किया है। आज वापस लौट जाएगी लखनऊ। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सपा सुभाषपा की हुंकार, गाजीपुर से लखनऊ तक रोड शो की ललकार। ये गाजीपुर की धरती वीरों की धरती है। ये गाजीपुर की धरती बलिदानी धरती है। लाल पीली हरा नीला किसको मिलेगा लखनऊ का किला। ये लाल पीला हरा नीला सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन के बाद अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन। खुद तो चल रहे थे गाड़ी में, खुद तो चल रहे थे 4 पहिए की गाड़ी में, और कोई चल रहा था पैदल पैदल। सबसे आगे है मिराज 2006 के पायलट हैं। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जहां बड़े बड़े महाबली लड़ाकू विमान उतरे थे, आसमान का सीना चीर कर गरजे थे। उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ रोड शो निकालकर 22 की जंग का ऐलान कर दिया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और जहां अमन चैन होगा, बदलाव अमन चैन के लिए, और 22 में बदलाव होके रहेगा। ये जो एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है, ये अभी आधा अधूरा है, ये पूरा तैयार नहीं हुआ है। ये समाजवादी विजय रथ यात्रा का चौथा चरण था, लेकिन सुभाषपा के साथ सपा का ये पहला रोड शो था, या यूं कहें कि जो शक्ति प्रदर्शन एक दिन पहले भाजपा ने किया था, उसका जवाब देने का दिन था। अखिलेश के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा संभाला तो भाजपा का दरवाजा बंद करने की बात कहकर हमलों की झड़ी लगा दी। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। सभी लोग तैयारी करो। ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया हूं, अब वो खुलने वाला नहीं है साथी। सपा और सुभाषपा का ये संयुक्त रोड शो यूपी का सियासी पारा चढ़ाने के लिए काफी था, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ये रोड शो 16 नवंबर को करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए उन्हें इजाजत नहीं मिली। ऐसे में सबको पता था कि जब अखिलेश रोड शो लेकर निकलेंगे तो भव्य नजारा होगा, भीड़ जुटेगी, कार्यकर्ताओं का शोर होगा, और हुआ भी। क्योंकि गाजीपुर से शुरू हुआ रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सपा सुभाषपा के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ता गया। ये लाल पीला हरा नीला सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। ये एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। 22 की जंग में गाजीपुर अखिलेश यादव के लिए बहुत खास है, क्योंकि हाल ही में गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष पासी सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अखिलेश को अपना किला फिर से मजबूत करने की जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए भी है क्योंकि गाजीपुर हमेशा से यूपी की दिशा तय करता रहा है। 2017 में यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा ने जीती और सरकार बनाई। ठीक इसी तरह 2012 में
सपा ने गाजीपुर की 6 सीटों पर कब्जा जमाया था और सरकार बनाई थी। मतलब गाजीपुर पर जिसका कब्जा लखनऊ में उसकी सत्ता वाली कहावत कही जाती रही है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक जाता है। 22 में कौन लखनऊ पहुंचेगा, अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी माहौल के बदले माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन वोट की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ये जनता का वोट तय करेगा। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से किए जाने के बाद उठे विवाद से कांग्रेस ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है और उसे सलमान खुर्शीद का निजी बयान बताया है। चित्रकूट दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जब विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सलमान खुर्शीद मामले से साफ पल्ला झाड़ लिया। ये कहा कि उनका निजी बयान है, जरूरी नहीं कि हर कोई उनकी बात से इत्तेफाक रखे। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूहों जैसे बोको हराम और आईएसआईएस से की है। देखिए, मेरी आस्था की कोई परिभाषा नहीं कर सकता। मेरी आस्था है, चाहे कोई भी हो। तो आप उसकी परिभाषा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर उनकी निजी सोच है, उनकी निजी सोच है। और चलिए आस्था, अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दर्शकों को दिखाता हूं कि आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली है। सियासी खबरों के साथ हमारी नजर और किन खबरों पर रहने वाली है। जी हां, बिल्कुल राजेंद्र, सियासी खबरों पर तो लगातार हम नजर बनाकर रखते ही हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर हमारे दर्शकों से अछूती ना रहे। आज की कुछ बड़ी खबरें क्या रहने वाली है, ये बताएंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र देव। ओवर टू यू। धन्यवाद आस्था। चलिए अब बताते हैं दर्शकों को कि आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो सकता है। एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास है। 13 दिसंबर से 1 महीने तक बनारस में बड़े कार्यक्रम होंगे, ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वाराणसी में सम्मेलन होगा, यह भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट है। वाराणसी में पूरे देश के मेयर्स का भी सम्मेलन होने जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का बनारस में सम्मेलन होने जा रहा है, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। और इस मौके पर धर्माचार्यों का एक सम्मेलन भी कराया जाएगा, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। तो ये आज की बड़ी खबर है। वापस आस्था के पास चलते हैं। बैक टू यू आस्था। बिल्कुल राजेंद्र, आपने बड़ी खबर से रूबरू कराया। अब आगे चलते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में 2022 की चुनावी खबरें। गोंडा के कर्नलगंज में किया गया पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष हुए शामिल। ब्रजभूषण शरण सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर मेले में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। कार्यक्रम के मंच से भाजपा पर निशाना साधा, कहा एक भूल कमल का फूल। जालौन के उरगांव में आयोजित हुआ समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन। मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने की शिरकत। भाजपा पर साधा निशाना। बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। अखिलेश यादव अपना नाम बदलकर अखिलेश जिन्ना रख लें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किन्नर समाज के लोग भाजपा के पक्ष में निकालेंगे रथ यात्रा। प्रदेश में गठित यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड में सोनम चिश्ती को बनाया गया उपाध्यक्ष। तो चुनाव से जुड़ी धुआंधार 22 खबरें अभी भी आस्था ने आपको बताई।